अब से करंट हम लोग एक और तरीके से कवर करेंगे, वो ये कि शुरुआत में कुछ क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं वो आपको मैं बता दिया करूँगा। और ये जब तक आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, और एडिशनली जो लोग एग्ज़ाम नहीं भी देंगे एटलीस्ट आप इतना जान जाएंगे कि किस तरह की न्यूज़ को न्यूज़पेपर में से या वैसे भी सेग्रीगेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन लिख लीजिए। हक्की पिक्की जनजाति हक्की पिक्की जनजाति मूल रूप से भारत के किस क्षेत्र में इन ब्रैकेट्स राज्य में निवास करती है? एनी आइडिया? ये 23 तारीख संडे 23 तारीख था ना, तो 23 तारीख के न्यूज़पेपर में था। और ये लोग अभी लड़ाई कहाँ पे चल रही है? अभी किस अफ्रीकी देश में, थोड़ा डिस्टर्ब, हाँ, सूडान में। तो ये इस जनजाति के लोग जो हैं वो लोग सूडान में फंसे हुए हैं। हाँ, नॉर्थ सूडान का कैपिटल क्या है? उत्तरी सूडान का राजधानी क्या है? उत्तरी नॉर्थ सूडान, दक्षिणी साउथ सूडान। देख लीजिएगा, उत्तरी सूडान का शायद खार्टूम है और दक्षिणी सूडान का डारफूर है। ठीक है, लिखिए कौन से राज्य से आते हैं ये? एनी आइडिया? एग्जैक्टली पूरी तरह से केरला का भी नहीं कह सकते। प्लीज़ राइट। हक्की पिक्की जनजाति मूल रूप से भारत के दक्षिण एवं पश्चिमी राज्यों में पाई जाती है। इसी पॉइंट को कंटिन्यू कीजिएगा। मुख्यतः इनका पेशा चिड़ियों को पकड़ना एवं शिकार करना है। ठीक है, तो इस बेसिस पे आप ये कह सकते हैं कि ये लोग एक सेटल्ड लाइफस्टाइल नहीं जीते हैं। इनका खाना बदोश जैसी ज़िंदगी होती है। जहाँ जहाँ इन्हें जीवन यापन का संसाधन मिला वहाँ वहाँ ये लोग गए। एडिशनली इनके में एक और क्वालिटी होती है, वो ये कि आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण ये लोग करते हैं। ठीक है, तो कोरोना काल में जब आयुर्वेदिक दवाओं की मांग बढ़ी और चूँकि ये लोग एक्सपर्ट होते हैं इस चीज़ में, तो इनका डिमांड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी बढ़ा। हक्की पिक्की जनजाति के कई लोग अफ्रीका गए सिर्फ आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण और उनके बिक्री के लिए।
हाँ, साउथ में ये मुख्यतः कर्नाटक में पाए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कर्नाटक में 12,000 हक्की पिक्की जनजाति के लोग रहते हैं, जो 2011 का सेंसस का रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये लोग कोरोना काल में अफ्रीका गए, वहाँ पे ये लोग रह गए, और अब चूँकि सूडान में डिस्टर्बेंस शुरू हुआ है, ये लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं। ठीक है, एक और पॉइंट लिखिएगा, हक्की पिक्की जनजाति एवं आदिवासियों के कल्याण हेतु कर्नाटक आदिवासी बुडकट्टू हक्की पिक्की जनगा, कर्नाटक आदिवासी बुडकट्टू हक्की पिक्की जनगा नामक संस्था कार्य करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य इन जनजातियों में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, एवं इन जनजाति के सदस्यों को इन सुविधाओं के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्तर पर सशक्त करना है। ठीक है, तो अब इससे क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। सबसे पहली चीज़ कि हक्की पिक्की जनजाति मूलतः कहाँ पाई जाती है, किस राज्य में पाई जाती है। तो सबसे बड़ा नंबर जो है वो कर्नाटक में मिलता है, तो आप सेफली अज्यूम कर सकते हैं मूलतः ये कर्नाटक के निवासी हैं। ठीक है, वैसे तो चांसेस कम है, लेकिन पूछ सकता है कि इनका मुख्य पेशा क्या है, मूल पेशा इनका क्या रहा है। तो मूल पेशा इनका बर्ड कैचिंग और हंटिंग रहा है। एडिशनली आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण करना, जिसके कारण इनका डिमांड कोरोना काल में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बढ़ा, और इसी कारण से ये लोग अफ्रीका गए थे। ठीक है, कौन सी संस्था इनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करती है, तो कर्नाटक आदिवासी बुडकट्टू हक्की पिक्की जनगा, ये एक संस्था है जो ये एक संस्था है जो इनके अपलिफ्टमेंट के लिए या इनकी भलाई के लिए कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। युद्ध पीड़ित सूडान में भारतीयों को युद्ध क्षेत्र से निकालने हेतु
भारत सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? कौन सा अभियान शुरू किया है? आज का न्यूज़पेपर किसी ने पढ़ा है? उसमें यदि आपने पढ़ा हो तो उस न्यूज़ में ऑपरेशन का नाम भी दिया है और इसमें कौन कौन सा प्लेन्स और शिप यूज़ होने वाला है ये भी मेंशन किया गया है। तो अगर नहीं ध्यान है तो याद रखिएगा, इस अभियान का नाम है ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल्स लिख लीजिए इस ऑपरेशन के बारे में। इस अभियान हेतु या इस अभियान के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार ने 2 C-130J हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट, 2 C-130J हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट जेद्दा में भेजे हैं। जेद्दा, ये जेद्दा में भेजे हैं तथा आईएनएस सुमेधा को सुमेधा आईएनएस सुमेधा को पोर्ट सैद में भेजा गया है। ठीक है, ऑब्वियस है ये युद्ध क्षेत्र से संबंधित है तो ऑपरेशन का नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऑपरेशन कावेरी। अगर क्वेश्चन सेटर कुछ ज़्यादा भावुक हुआ तो वो ये भी पूछ सकता है, शायद C-130J ना पूछे लेकिन आईएनएस सुमेधा और पोर्ट सैद ज़रूर पूछ सकता है। ठीक है, कि कौन सा शिप भेजा गया था, उसमें बहुत सारे शिप्स का नाम भी रहेगा। तो आईएनएस सुमेधा याद रखिएगा और पोर्ट सैद में भेजा गया है, ये याद रखिएगा। जेद्दा कहाँ पे है? जेद्दा सूडान में नहीं है। युद्ध पीड़ित क्षेत्र में कैसे भेज सकता है? युद्ध पीड़ित क्षेत्र के आसपास भेजेगा। तो जेद्दा कहाँ पे है ये पूछ सकता है। पोर्ट सैद किस देश में स्थित है ये पूछ सकता है। ठीक है, ये एक बार देख लीजिएगा, पोर्ट सैद और जेद्दा ये दोनों कहाँ हैं। ओके, क्या फिनलैंड के किसी शहर का नाम जेद्दा क्यों होगा? फिनलैंड में नहीं है, लेकिन उसके आसपास ही है, कोई अरब कंट्री है जिसका भारत से अच्छा संबंध है। पोर्ट सैद इजिप्ट में है। जेद्दा कहाँ पे है? जेद्दा यूएई में है या जॉर्डन में है? यूएई में है। देख लीजिए। हाँ, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। संयुक्त राष्ट्र ने
संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को किस खाद्यान्न के वर्ष के रूप में, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को किस खाद्यान्न के वर्ष के रूप में, किस खाद्यान्न के वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है? ये याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाने का फैसला किया है। ठीक है। अच्छा, इससे इसका क्या प्रासंगिकता क्या है इसकी? फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, कुछ चीज़ें घट गया है। हाँ हाँ, पारंपरिक जो फसल हुआ करता था वो अभी नहीं हो रहा है। राइट। इसका एनवायरनमेंट पे खतरनाक, एनवायरनमेंट और स्वास्थ्य दोनों पे खतरनाक इफेक्ट पड़ा है। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में कुछ तो मनाया जा रहा है। तो जब भी हम लोग मोटे अनाज की बात करेंगे या मिलेट्स की बात करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, प्रोटीन की बात होती है, मेनली फाइबर की बात होती है। ठीक है। और जो आटा बाज़ार से ख़रीदा हुआ, पिसाया हुआ नहीं, जो बाज़ार से ख़रीदा हुआ आटा हम लोग अक्सर खाते हैं, उसमें ये दोनों एब्सेंट होता है जी। अनाज क्या, किस क्वालिटी पे अनाज की गुणवत्ता टेस्ट की जाती है कि उसमें फ़ाइबर है या नहीं है। आपके बॉडी को फ़ाइबर की बहुत आवश्यकता होती है, और क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में वो हेल्प करता है। इसकी आवश्यकता बीते कोरोना काल में सबसे ज़्यादा महसूस हुई, चूँकि कमी हर जगह पाई गई, इसीलिए ये कहा गया कि पारंपरिक फसलें जो हुआ करती थी, जो मोटे अनाज होते थे, उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनके कल्टीवेशन पे थोड़ा बल दिया जाए, जिससे कि लोग दोबारा से उनको कल्टीवेट करना शुरू करें। ठीक है। तो क्वेश्चन एक और आ सकता है उससे, वो ये कि निम्न में से कौन से आप मोटे अनाज के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी का भी बनता है। ठीक है। मोटा अनाज का एग्जाम्पल कौन सा है या कौन सा नहीं है। पूछने को तो बहुत कुछ पूछ सकते हैं, टेम्परेचर भी पूछ सकते हैं, पानी भी पूछ सकते हैं, कितना याद रखिएगा। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। किस संस्था ने स्टेट ऑफ पॉपुलेशन रिपोर्ट, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी की है? ठीक है। ये हाल फिलहाल में जारी किया गया है। इनफैक्ट हाल फिलहाल ये मतलब इनफैक्ट आपको पिछले 10 दिनों में ये जारी किया गया है। ठीक है। लिखिए UNFPA ब्रैकेट्स में लिखिएगा, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ब्रैकेट्स क्लोज नामक संस्था ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी की है, जिसका शीर्षक है 8 बिलियन लाइव्स, 8 बिलियन लिख लीजिए,
8 बिलियन lives infinite possibilities। ठीक है, ये इस रिपोर्ट का शीर्षक है। तो इस न्यूज़ से आपका 2 क्वेश्चन बन सकता है। वो ये कि सबसे स्ट्रेट अवे क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है। दूसरा, जो रिपोर्ट जारी की गई है इस वर्ष, इसका शीर्षक क्या है। तो शीर्षक उसका, उस रिपोर्ट का ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। किस संस्था ने समुद्री कचरे से निपटने हेतु कोलिशन ऑफ सिटीज नामक अभियान की शुरुआत की है। तो नाम याद रखिएगा इसका। ये एक नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है ये, लेकिन ये जो मरीन वेस्ट है उसको बहुत ज़्यादा कम करने का इसने कोशिश किया है और कहीं कहीं इसका प्रयास सार्थक भी हुआ है। नाम लिख लीजिए, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, इस संस्था ने ये अभियान लॉन्च किया है और इसमें मुख्यतः तट पे बसे हुए, समुद्र तट पे बसे हुए जितने शहर हैं उनकी म्यूनिसिपल बॉडीज़ के साथ टाई अप करके जो उस क्षेत्र का समुद्री कचरा है उसको साफ करने का प्रयास किया जाएगा। समुद्र में मौजूद प्लास्टिक का वेट अगर देखेंगे आप तो इट्स अराउंड 98.6 मेट्रिक टन। सिर्फ प्लास्टिक की बात की जाए तो यहाँ रबड़, बाकी प्लास्टर ऑफ पेरिस और सारी चीज़ें नहीं, सिर्फ सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो हम और आप, आजकल गर्मी बढ़ गई है तो आप में से कई लोगों को नारियल का पानी पीने का भी बहुत इच्छा होता होगा, पीते भी होंगे कई लोग, लेकिन कभी आपने सोचा कि पानी तो स्ट्रॉ लगा करके पी लिया, उसके बाद ऐसा तो नहीं है कि वो स्ट्रॉ जो है वो धो करके दूसरा ग्राहक आएगा उसको दे दिया जाएगा, नहीं ना, वो तो सिंगल यूज़ है, उसके बाद उसका कोई यूज़ नहीं, वो तो गया। ऐसे ऐसे सोचिए कितना स्ट्रॉ एक दिन में एक डाब वाले के पास कलेक्ट होता होगा। ऐसे ऐसे मेरे ख्याल से पटना में, अकेले पटना शहर में और उसके आसपास सटे हुए क्षेत्रों में 1000-1500 से ऊपर होंगे। आप इमेजिन कीजिए इंडिया में कितने होंगे। ठीक है, इंडिया में इतने होंगे तो विश्व में कितने होंगे। एंड व्हेन यू कैलकुलेट द होल फिगर, डरावना फिगर है वो। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। किस मंत्रालय ने नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स विकसित किया है? कौन सा मंत्रालय विकसित कर सकता है? हाँ, ओके, लिखिए। विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय ने ये सूचकांक विकसित किया है। यह सूचकांक विकसित किया है, और इसमें भी ये याद रखिएगा, इस मंत्रालय के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है। मुख्य काम उसका रहा है इस सूचकांक को विकसित करने में। ठीक है, तो ये रहे आज के मुख्य क्वेश्चंस थे। अब हम लोग मेन न्यूज़ पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहला लिख लीजिए, कोची वाटर मेट्रो। कोची वाटर मेट्रो लिखिए। कोची वाटर मेट्रो परियोजना का प्रथम चरण भारत के केरल राज्य में शुरू किया जाएगा। तथा ये भारत का सबसे पहला तथा ये भारत की सर्वप्रथम वाटर मेट्रो प्रणाली होगी। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है वो लिख लीजिए। इसका मुख्य उद्देश्य कोची शहर के आसपास बसे 10 द्वीपीय समुदायों को मुख्य शहर से जोड़ना है, जिससे कि आवाजाही में समय कम लगे। अच्छा,
इसमें बोट्स का एक नेटवर्क है, जैसे मेट्रो ट्रेन्स का नेटवर्क होता है वैसे ही बोट्स का एक नेटवर्क है। और ये मेन कोची शहर जो है वहाँ इसका हब रहेगा, वहीं से हर एक अलग अलग रूट के लिए बोट्स होंगी जो जाएंगी। कुल मिलाकर के फिगर आउट किया गया है 16 रूट्स हैं, ठीक है, उन 16 रूट्स पे चलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो फेरीज़ और बोट्स होती थी वो या तो डीजल से चलती थी या पेट्रोल से या फिर स्टीम इंजन से, लेकिन पहली बार ये प्रयोग किया जाएगा कि ये बोट्स जो है ये बैटरी पावर्ड होंगी, ठीक है। इसका भी उपयोग पहली बार, ये प्रयोग भी पहली बार इस मेट्रो के संदर्भ में किया जाएगा कि बोट्स वो बैटरी पावर्ड होंगी, ठीक है। नेक्स्ट इसी में लिखिएगा, इस परियोजना की समाप्ति के उपरांत, इस परियोजना की समाप्ति के उपरांत इसमें 38 स्टेशन होंगे, 38 स्टेशन होंगे तथा 78 फेरी बोट्स को, 78 फेरी बोट्स का परिचालन होगा। अब एक क्वेश्चन और ये हो सकता है कि इस परियोजना में कुल लागत कितनी आएगी और फंडिंग कहाँ से हो रही है। छोटी मोटी परियोजना तो होगी नहीं, कॉस्टिंग तो बहुत होगा। लिखिए, इस परियोजना में कुल लागत, इस परियोजना में कुल लागत 1137 करोड़ 1137 करोड़ की आएगी, जिसका भार केरल राज्य सरकार एवं जर्मन संस्था KWF द्वारा किया जाएगा, KWF द्वारा वहन किया जाएगा। ठीक है, तो आज ट्यूसडे है, 23 तारीख को संडे था, है ना। तो 23 अप्रैल 2 महत्वपूर्ण दिनों के लिए जाना जाता है। कौन से दिनों के लिए? लिखिए, अप्रैल 23 प्रतिवर्ष, अप्रैल 23 प्रतिवर्ष इंग्लिश लैंग्वेज डे के रूप में मनाया जाता है। और अप्रैल 23 इसलिए क्योंकि ये शायद मशहूर नाटककार विलियम शेक्सपियर का जन्म दिवस भी है, इसलिए भी तो उनके सम्मान में इस दिन को इंग्लिश लैंग्वेज डे के रूप में मनाया जाता है। लिखिए, यूनेस्को द्वारा, सब पॉइंट में लिखिएगा, यूनेस्को द्वारा इंग्लिश लैंग्वेज डे की स्थापना
यूनेस्को द्वारा इंग्लिश लैंग्वेज डे की स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी। वर्ष 2010 में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य बहुभाषा, सांस्कृतिक विभिन्नता को प्रोत्साहित करना तथा विश्व में अंग्रेजी भाषा के महत्व को पहचानना था। ठीक है, इसका थीम जनरली दो ही रहता है। थीम इसका ध्यान रखिएगा, एक रहता है इंग्लिश एंड क्रिएटिविटी, और दूसरा रहता है इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज। ठीक है, और इसके अलावा 23 अप्रैल वर्ल्ड बुक डे के रूप में भी मनाया जाता है। वर्ल्ड इंग्लिश लैंग्वेज डे हो गया, और दूसरा दिन इस दिन भी एक और मनाया जाता है, वो है वर्ल्ड बुक डे। ठीक है, लिखिए, प्रतिवर्ष 23 अप्रैल वर्ल्ड बुक डे के रूप में मनाया जाता है। पूर्ण विराम। अच्छा, इसमें यह है कि ये मनाया क्यों जाता है, जैसे कि अलग अलग भाषाओं में जो ऑलरेडी पब्लिश्ड टेक्स्ट है, प्रकाशित किताबें हैं, लोग उनको पढ़ सकें, लिख सकें, पब्लिश कर सकें। कॉपीराइट को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 23 अप्रैल चुना गया। 23 अप्रैल चुना भी इसलिए गया क्योंकि इस दिन से 3 प्रमुख साहित्यकारों का नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए भी। लिखिए, यूनेस्को ने सर्वप्रथम वर्ल्ड बुक डे का आयोजन वर्ष 1995 में किया था। पूर्ण विराम। इसी पॉइंट को कंटिन्यू कीजिएगा। इस दिन 3 महान साहित्यकारों विलियम शेक्सपियर,
गार्सिलासो डी वेगा एवं मिगुएल डी सर्वांटेस का निधन हुआ था, का निधन हुआ था। अच्छा, इस वर्ष इसका थीम क्या था वो लिख लीजिए। इंडिजिनस लैंग्वेजेस यानी स्थानीय भाषाएं। ठीक है, क्वेश्चन आपके मन में ये उठ सकता है कि वर्ल्ड इंग्लिश डे के दिन रखा गया तो इंग्लिश से संबंधित कुछ होना चाहिए था। वर्ल्ड बुक डे के दिन ही है तो इंग्लिश को बढ़ाने के लिए, कुछ प्रोत्साहित करने के लिए वैसा कुछ थीम रखते। लेकिन चूंकि वर्ल्ड बुक डे है और बुक्स किसी भी लैंग्वेज में पब्लिश हो सकती हैं, ठीक है, तो थीम रखा गया। ये थीम दर्शाता है डाइवर्सिटी ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस। जो स्थानीय भाषाएं हैं वो एक दूसरे से भिन्न हैं, लेकिन संदेश एक ही है कि ज्ञान की रोशनी हर किसी तक पहुंचाने का संदेश। ठीक है, लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए, महंगाई राहत कैंप। महंगाई राहत कैंप। ये हालांकि राजस्थान में चलाया जा रहा है, वैसे तो बिहार का प्रश्न है नहीं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि किसी एक राज्य ने बढ़ती हुई महंगाई को एड्रेस करने के लिए, उससे निदान देने के लिए अपने जो संवेदनशील वर्ग है और मज़दूर वर्ग है उसके लिए एक ऐसा कोई कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था। उस हेतु ये थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। प्लीज़ लिखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सांगानेर पंचायत के महापुर गांव में 24 अप्रैल के दिन महंगाई राहत कैंप का उद्घाटन किया। पूर्ण विराम, इसी पॉइंट को कंटिन्यू कीजिएगा। यह कैंप 30 जून तक चलेगा। सब पॉइंट में लिखिएगा। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य आम जनता एवं संवेदनशील वर्ग को बढ़ती हुई महंगाई एवं मुद्रास्फीति से
राहत पहुंचाना है। नेक्स्ट सब पॉइंट में लिखिएगा। इस कैंप में जन कल्याण हेतु दस योजनाओं का क्रियान्वयन, इस कैंप में जन कल्याण हेतु 10 योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा, जिसका लाभ किसानों, भूमिहीन मजदूरों एवं कृषि संकाय से स्नातक बेरोजगार युवकों को बेरोजगार युवक लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट मेजर पॉइंट, राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं हेतु 592 करोड़ की राशि आवंटित की है। जस्ट अ सेक। हाँ पापा, कोर्ट में आज कंडोलेंस था, किसी का देहांत हो गया था। आज कुछ नहीं हुआ, 10 तारीख को है। फिर हम जाएंगे तो भेज देंगे, अभी क्लास में है। नहीं, अभी जाएंगे थोड़ी देर में भेज देंगे। ठीक, हाँ ठीक है, ओके। हाँ, क्या लिखा? आवंटित की है, जिसके अंतर्गत किसानों के लिए कई प्रावधानों को शामिल किया गया है, जैसे कि ड्रोन की सहायता से नैनो यूरिया का छिड़काव, भूमिहीन मजदूरों को कृषि उपकरण खरीदने हेतु वित्त प्रदत्त एवं किसानों को कृषि उपकरण खरीदने हेतु सहायता प्रदान करना।